Hi, in the breast, first we will start with the breast examination. अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आती है ब्रेस्ट लंप वगैरह के साथ तो हाउ वी विल एग्जामिन दैट पेशेंट, हम सबसे पहले ये देखते हैं। इसके लिए हमारे पास ब्रेस्ट में एक ट्रिपल असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये क्लिनिकल बेसिस होते हैं इसके कुछ। इसमें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हमने पूछना है कि जी लंप जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका साइज वगैरह क्या है। उसके बाद हम पेन की हिस्ट्री लेंगे, साइक्लिक है या टेंडर टू टच है ब्रेस्ट की नहीं है। उसके अलावा फिर उसके बाद हम निपल डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेंगे कि कोई डिस्चार्ज है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड पे जो क्लिनिकल पॉइंट में हमारे पास पॉइंट आता है वो एग्जामिनेशन का आता है। उसके बाद हम इसकी रेडियोलॉजी की तरफ जाते हैं। रेडियोलॉजी में हम ना मेमोग्राफी जो है ये कराते हैं। ये हम जो मेमोग्राफी कराते हैं इन हायर एज ग्रुप्स में कराते हैं। मेमोग्राफी पे हमारे पास अब दो चीज़ें शो होती हैं, एक हमारे पास डेंसिटीज आती हैं, दूसरी हमारे पास कैल्सिफिकेशन आती हैं। डेंसिटीज इस तरह से आती हैं कि जो एडिपोज टिश्यू होता है ना वो चेंज हो जाता है रेडियो डेंस टिश्यूज़ में, और इस तरह ये हमारे पास डेंसिटीज शो करता है रेडियोग्राफी पे। और कैल्सिफिकेशन जो होती हैं ये हमारे पास ना सिक्रीशंस वगैरह होती हैं और नेक्रोटिक डेब्रिस होती है तो, और हाइलनाइस स्ट्रोमा होता है, और ये मिलके कैल्सिफिकेशन में आते हैं जो हमें मेमोग्राफी पे शो होती हैं। उसके अलावा इसके एम से हम अगर मदर से याद रखें कि मदर भी ओल्ड होती हैं तो ये जो ओल्ड एज ग्रुप है उसमें मेमोग्राफी कराएंगे, और अल्ट्रासाउंड हम कराएंगे इन यंगर एज ग्रुप्स में। उसके बाद एमआरआई भी करा सकते हैं रेडियोलॉजी में, और सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी की तरफ आएंगे तो एफएनएसी कराते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन। इसमें ना अगर फॉर एग्जांपल कोई सुपरफिशियल प्रेजेंट है ना, तो हम लंप वगैरह सुपरफिशियल है तो हमारे पास एफएनएसी कराना इजी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर सुपरफिशियल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते एफएनएसी से तो फिर हम बायोप्सी की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास ये स्कार्फ ब्लो रिचर्डसन क्लासिफिकेशन है ट्यूमर की, कि हम इन्हें करते किन बेसिस पे हैं। एक हमने न्यूक्लियर ग्रेड देखना होता है कि न्यूक्लियर ग्रेड क्या है, उस पर करते हैं। ट्यूबुलर फॉर्मेशन पे करते हैं, और माइटोटिक रेट पे करते हैं। उसके बाद तीन वही पॉइंट हैं कि वेल डिफ्रेंशिएटेड है, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड है या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। इन बेसिस पे हम करते हैं स्कार्फ ब्लो रिचर्डसन सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक्यूट मेस्टाइटिस है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एक्यूट मेस्टाइटिस में जहाँ पे आइटिस का वर्ड आ जाएगा दैट्स मीन यहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे फीवर भी होगा, फीवर के साथ पेनफुल भी हो सकता है, एरिथमेटिस भी हो सकता है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इससे स्टेफोकोकस ऑरियस जो है वो इसका मेन रीज़न है जो ये कराता है जब ड्यूरिंग मदर फीड ब्रेस्ट में जो क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं, फिशर्स वगैरह बन जाते हैं, तो उस फिर इन्फेक्शन कराना स्टेप्टोकोकाई का और स्टेफ का ईजी हो जाता है। स्टेफ ऑरियस कराता है या स्टेप्टोकोकस कराता है। उसके बाद डक्ट एक्टेजिया में आते हैं। डक्ट एक्टेजिया में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है, न्यूमरस लिपरलेटेन मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। और यही इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है जो मोस्टली वो पेपर में हमारे से पूछ सकता है। उसके बाद फैट नेक्रोसिस है। ये हमारे पास एक प्रॉपर यूक्यू है जो काफ़ी दफ़ा यूक्यू में आ चुका है। इसके बाद इसमें होता क्या है कि ये पेनलेस पल्पेबल मैस के तौर पर प्रेजेंट करता है। उसके बाद इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ना उसमें ये जी कैल्सिफिकेशंस भी शो कराता है, मेमोग्राफिक डेंसिटीज़ भी होती हैं। अब इसका हम एक सीक्वेंस बना देते हैं कि यहाँ पे जी हेमरेज हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे लिक्विफिकेटिव फैट नेक्रोसिस हो जाती है। और ये एमसीक्यू में आता है कि इसमें नेक्रोसिस कौन सी होती है, वो लिक्विफिकेटिव फैट नेक्रोसिस हो जाती है। फिर वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अकोमुलेट आना शुरू हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, और वहाँ पे जायंट सेल बन जाता है, कैल्सिफिकेशंस, और एंड पे स्कार फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है जो बाद में चाकी वाइट फोकाई के तौर पर प्रेजेंट करती है। उसके बाद हमारे पास है नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस। इसमें हमारे पास जो है फाइब्रोसिस्टिक चेंज है। अब फाइब्रोसिस्टिक चेंज जो है ना इसके नाम से ही शो हो रहा है फाइब्रोसिस्टिक चेंज। उसके बाद इसमें जो हमारे पास तीन मेजर पॉइंट्स हैं वो याद रखने वाले हैं कि यहाँ पे सिस फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे ब्लू डोम सिस बनता है जिसके अंदर ब्लू डोम सिस बन जाता है, और इसके अलावा वहाँ पे मेटाप्लेजिया ऑफ एपोक्राइन सेल हो जाता है। अगर ये दोनों पॉइंट्स आ जाएँ कि लंपी बम्पी ब्रेस्ट है और दूसरा मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन सेल्स हैं वहाँ पे, तो ये इसका पेट डायग्नोसिस है कि यहाँ पे फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके जो मॉर्फोलॉजी के तीन पॉइंट हैं, एक इसमें सिस बना देता है, वो फाइब्रोसिस करा देता है, और फिर बाद में एडिनोसिस हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ फोकाई एसिनाइपार्ड लोब्यूल जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, और ये हमारे पास नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में भी विदाउट प्रेगनेंसी इंक्रीज़ कर जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ आती हैं विदाउट एटीपी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपिलोमा है। इसमें ये एज एमसीक्यू पूछा जाता है कि 80% डक्ट पेपिलोमा प्रोड्यूस निपल डिस्चार्ज, तो वो पेपिलोमा होगा जो प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ है विदाउट एटीपी। अब इसके बाद हमारे पास है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में क्या है कि इनलार्ज हो जाता है मेल्स में ब्रेस्ट का साइज, इसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसमें इंक्रीज हो जाती है डेंस कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीज हो जाते हैं और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और ये हमारे पास एक एमसीक्यू पॉइंट है। फिर हमारे पास इसके बाद जो प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीजेज ये तो विदाउट एटीपिया था ना, जो विद एटीपिया आते हैं उसमें एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसमें मोनोमॉर्फिक सेल प्रोलिफरेट करते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है साइज में, लेकिन इसमें नॉट मोर देन 50% ये फिल नहीं करता है एसएनआई को। इसके अलावा फिर इसमें एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटीपिया। फिर जो हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, इसमें ये ER पॉजिटिव जो HER2 नेगेटिव है, ये हमारे पास 50 to 65% होता है, और ये मोस्ट कॉमन है। ये हमारे पास MCQ में आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो कौन सी है, ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव, और ये इंक्रीज होता है विद एज के साथ। जो HER2 पॉजिटिव है वो ओनली 10 to 20% है, और ER नेगेटिव और HER2 नेगेटिव ये भी सिर्फ 10 to 20% है। उसके बाद हमारे पास रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के, और इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है AAA BBB CD EE F G RRO। इसमें अब ये क्या है कि जी ए से हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज एट मिनार्टी और एज एट फर्स्ट बर्थ है। फिर बी से हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट डेंसिटी है और बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ है। सी से हमारे पास आ जाता है कार्सिनोमा ऑफ द कंट्रोलेटर ब्रेस्ट, मतलब अगर कार्सिनोमा एक साइड पे है तो उसका दूसरी साइड पे शिफ्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद डी से हमारे पास डाइट आ जाती है। ई से हमारे पास फिर 3 है, एक एक्सरसाइज है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, एस्ट्रोजन एक्सपोजर है। उसके बाद एफ से हमारे पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, और जी से हमारे पास जर्मलाइन म्यूटेशन है। यहाँ तक तो ये बिल्कुल ABC का सीक्वेंस चल रहा है, ABCDEFG। उसके बाद RRO में एक रेस आ जाती है हमारे पास, फिर रेडिएशन एक्सपोजर आ जाता है, और O से हमारे पास ओबेसिटी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, इसे 2 टाइप्स में डिवाइड करता है, वो कार्सिनोमा डक्टल कार्सिनोमा और एक लोब्यूलर कार्सिनोमा। और डक्टल कार्सिनोमा में हमारे पास क्या होता है कि मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाती है ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल की जो प्रोलिफरेशन होती है ना, वो होती है डक्ट्स और लोब्यूल्स में, और वो बेसमेंट लोब्यूल्स बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो है लिमिटेड रहती है बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके अलावा ये जो हमारे पास है डक्टल कार्सिनोमा, इसे फर्दर डिवाइड करता है कोमेडो और नॉन कोमेडो टाइप में। अब इसमें कोमेडो टाइप में क्या कहते हैं, वो ज़्यादातर बताता है कि जी वेग नोड्यूलरिटी शो करता है इसमें। इसके अलावा इसमें एरिया ऑफ सेंट्रल नेक्रोसिस होता है, और इसके अलावा इसमें प्लियोमॉर्फिक और हाई ग्रेड न्यूक्लियस है, और ये इसका MCQ पॉइंट है कि इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस का एरिया होता है। उसके बाद जो नॉन कोमेडो टाइप है, उसमें वो उसे फिर फर्दर 3 टाइप्स में चेंज करता है। एक में कहता है कि वो क्रिब्री फॉर्म डक्टल कार्सिनोमा इनसाइट होता है, एक में माइक्रोपिपुलरी कार्सिनोमा इनसाइट और डक्टल कार्सिनोमा इनसाइट हो जाता है। इसके अलावा इसमें भी कहता है कि कैल्सिफिकेशन में भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा फोकल, इसमें हमारे पास सेंट्रल नेक्रोसिस है, इसमें हमारे पास फोकल नेक्रोसिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है पेजर डिजीज़। पेजर डिजीज़ में क्या होता है, कहता है कि यूनिलैटरल इरिथेमेटस इरप्शन है विद द स्केल क्रस्ट, इसमें प्लूराइटिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, और ये ER नेगेटिव है, और HER2 ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। और जो HER2 ओवर एक्सप्रेशन वाले होते हैं ये हाईली प्रोलिफरेटिव होते हैं, और इनके जो प्रोग्नोसिस है वो बैड होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका। अब जो हमारे पास लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है ना, इसमें कहते हैं क्वाइड लॉस ऑफ ट्यूमर सुप्रेसेस जीन E करहेरेंस CDH1 का हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें डिस्कोहेसिव सेल्स होते हैं। और ये वाला जो है ये हमारे पास ER पॉजिटिव होता है और PR पॉजिटिव होता है। इसमें ना तो कोई कैल्सिफिकेशन होती है, नो नेक्रोसिस, और यहाँ पे वो जो उसमें बाकी माइक्रोपिपिलरी और पेपिला वगैरह बन रहे थे वो भी कोई नहीं बनते, ना कोई क्रिब्री फॉर्म डिस्क वगैरह बनती है इस वाले में। इसके अलावा इसमें डिसरेगुलेशन ऑफ द कैटेनिन भी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है इन्वेसिव कार्सिनोमा। इन्वेसिव कार्सिनोमा में अगर फॉर एग्जांपल वो कह दे किसी ब्रेस्ट के कार्सिनोमा में डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमल रिएक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो गई है, एक ये पॉइंट। दूसरा कि अगर हम उसे किसी भी नाइफ वगैरह से कट करते हैं तो ग्रीटिंग साउंड आएंगी, मतलब अगर वहाँ पे जो फोकाई वगैरह प्रेजेंट है फैटी स्ट्रीक्स वगैरह के, तो वो बबल्स की फॉर्म में
क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे और क्रिएटिंग साउंड आएगी। इसके अलावा डिम्पलिंग ऑफ स्किन और रिट्रैक्शन ऑफ निपल, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट हो तो ये पेट डायग्नोसिस ऑफ आता है इन्वेसिव कार्सिनोमा। इसके बाद हमारे पास ब्रेस्ट ट्यूमर्स में एक ये फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर है। इसमें अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें BRCA जो बर्का म्यूटेशन 1 और 2 है ना, बर्का म्यूटेशन और कहाँ प्रेजेंट होती है, वेरिएंट ट्यूमर्स में, और इसमें 70q21 ये वाला क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये ER नेगेटिव होती है और HER2 नेगेटिव होती है। इसके अलावा जो BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं ये मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी प्रेजेंट होती हैं, 13q12 और 3 पे ये प्रेजेंट होती हैं और ये ER पॉजिटिव है और ये पोलली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है। इसके अलावा इसमें फेमिलियर ब्रेस्ट कैंसर में TP53 की म्यूटेशन होती हैं और इसके अलावा CHEK2 की म्यूटेशन होती हैं। अब इसमें जो BRCA BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन होती हैं ना, ये 80 to 90% होती हैं और ये सिंगल जीन म्यूटेशन होती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास P10 की म्यूटेशन होती है, STK11 की म्यूटेशन होती है और ATM की म्यूटेशन होती है और ये सारी म्यूटेशन मिला के 1% काउंट करती हैं ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर की। और इसके अलावा TP53 और CHEK2 की म्यूटेशन होती है जो 8% होती है। और ये अब फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर वो होते हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब इसमें होता क्या है कि ये म्यूटेशन होती कैसे हैं, कहता है कि ना ये जब DNA कोई डैमेज होता है ना तो उसे ATM जो है ना ये सेंस करता है कि जी DNA डैमेज हो गया और उसे फर्दर एक सेल साइकिल अरेस्ट करा देता है। और अगर फॉर एग्जांपल ATM की म्यूटेशन हो जाती है तो यहाँ पर DNA डैमेज होता है, वही कंट्रोल नहीं हो पाता, उसका सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होता और तो फिर जिसकी वजह से वो कैंसर सेल में चेंज हो जाता है। सेकंड पे जब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है ना तो इस सेल साइकिल अरेस्ट करने में जो 2 जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक TP53 होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन और CHEK2 होती हैं। और जब इन दोनों की म्यूटेशन हो जाती है तो सेल साइकिल अरेस्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से जो पोरली फॉर्म सेल हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में और कैंसर हो जाता है। अब फर्दर क्या होता है, सेल साइकिल अरेस्ट के बाद वहाँ पर DNA रिपेयर होती है या एपोप्टोसिस होता है। जब ये दोनों ठीक होते हैं ना, ATM और TP53 CHEK2 ये सारे अपने काम कर रहे हैं, सेल साइकिल यहाँ तक पहुँची है, तो ये एक साइड पे जो डैमेज सेल है उनकी रिपेयर करा देगा, दूसरी साइड पे एपोप्टोसिस करा के उन्हें ख़त्म करा देगा। और इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, BRCA1 BRCA2 और CHEK2। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इन तीनों की म्यूटेशन हो जाती है तो ना तो DNA रिपेयर होगी ना एपोप्टोसिस होगी, तो जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे ना वो बॉडी में कामुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे ब्रेस्ट में और फिर वहाँ पर कैंसर डेवलप हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और है स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एस्ट्रोजन है ना वो स्टिमुलेट कर रहा होता है ब्रेस्ट ग्रोथ को प्यूबर्टी पे, प्रेगनेंसी में और प्री मेंस्ट्रुअल। अब ये एस्ट्रोजन जो है ये स्टिमुलेट कर रहा है ब्रेस्ट ग्रोथ को। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ एबनॉर्मल सेल, ए मीन्स एबनॉर्मल सेल, और ये कैंसर्स की तरफ लीड कर जाता है। अब होता क्या है कि सम सेल विद DNA डैमेज, अब ना यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा है कि जी DNA डैमेज हो जाएगा, उसके बाद सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, एपोप्टोसिस और DNA रिपेयर हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है ना, सेल विद DNA डैमेज, वो फिक्स्ड हो जाता है, मतलब कि उसे ना ATM जो है ना वो सेंस ही नहीं कर पाता कि जी कोई सेल डैमेज हुआ है, तो वो फिक्स हो जाता है। और ग्रोथ विद द नेक्स्ट साइकिल, और अगले साइकिल के साथ जो हमारे पास डैमेज सेल है एक, वो अगले साइकिल के साथ वो ग्रो कर जाता है और फिक्स्ड इन द ग्रोथ, और वो ग्रोथ में फिक्स्ड रहता है। और हर दफ़ा एक एबनॉर्मल सेल है वो फर्दर फॉर एग्जांपल 2 एबनॉर्मल सेल बना देता है, उसे कोई सेंस नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे एबनॉर्मल सेल है, फिर अगली दफ़ा वो फिर दोनों बनाते हैं। तो इस तरह एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होकर एबनॉर्मल सेल की, फिर ये जो प्री मैलिग्नेंट सेल है, मैलिग्नेंट सेल है, स्टिमुलेट बाय द एस्ट्रोजन विद द ईच साइकिल। अब हर साइकिल के साथ इन दी फर्स्ट साइकिल में ये एबनॉर्मल सेल इतने बने, फिर सेकंड में इतने बने, हर साइकिल के साथ ये इंक्रीज होते जाएंगे और एंड पे ये ट्यूमर डेवलपमेंट करा देंगे। ये हमारे पास स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर का मैकेनिज्म। जो हमारे पास प्रोग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव फैक्टर हैं ब्रेस्ट कैंसर में, उसके लिए मैंने मॉनिक बनाया है लिली LTD। इसमें अब L से हमारे पास फर्स्ट पे लोकली एडवांस डिजीज़ है, फिर I से है इन्वेसिव कार्सिनोमा वर्सेस कार्सिनोमा इन साइटो, L से फिर है लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, I से है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, L से है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, T से ट्यूमर साइज और D से डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस। उसके बाद हमारे पास जो इसके प्रेडिक्टिव फैक्टर हैं उसमें इसकी मॉलिक्यूलर सबटाइप आ जाती है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल पता लग जाता है कि ये किस कैटेगरी का ट्यूमर है तो उसे ट्रीट करना ईजी हो जाता है, इसलिए ये इसके प्रेडिक्टिव फैक्टर में आ जाता है। और स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप, हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, प्रोलिफरेटिव रेट और ER पॉजिटिव है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है या प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है या HER2
का ओवर एक्सप्रेशन है या नहीं है। अब ये दोनों जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड है ना, तो इन पे हार्मोनल थेरेपी जो है वो बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है और इनका प्रोग्नोसिस जो होता है गुड होता है। लेकिन ये है इसका प्रोग्नोसिस बहुत बैड होता है, बैड प्रोग्नोसिस होता है और ये हाईली प्रोलिफरेटिव होता है। और इसके अलावा ये इस पर लेकिन कीमोथेरेपी जो है इस पर बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास है स्टोमल ट्यूमर। स्टोमल ट्यूमर्स को मैंने क्लासीफाई किया है। एक हमारे पास है इंट्रालोब्यूलर, इसमें हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है फाइब्रो एडिनोमास है और दूसरे हमारे पास फाइलार्स ट्यूमर है। इसके अलावा जो इंटरलोब्यूलर है इसका मैंने निमोनिक बनाया है सम FLP। FLP बहुत ज़्यादा दिए हैं गिफ्ट्स में, सम FLP। इसमें हमारे पास स्टोमल हाइपरप्लेजिया है, से M से मायोफाइब्रोब्लास्टोमास हैं, फाइब्रोमाटोसिस है, F से L से लाइपोमास है और सूडो एंजियोमास है। इसमें से अब ये वाला ट्यूमर है ना मायोफाइब्रोब्लास्टोमा, ये इसकी अक्रिंग का इक्वल है, ये मेल और फीमेल में इक्वली अकर करता है और ये सिर्फ एक ट्यूमर है जो मेल और फीमेल में इक्वली करता है। इसके अलावा फिर मेलिग्नेंट आ जाती हैं जिसमें एंजियोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा आ जाता है, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा और अदर मेलिग्नेंट्स में आ जाते हैं नॉन हाजकिन लिम्फोमा, बीटा सेल लिम्फोमा, टी सेल फर्दर। उसके बाद ये जो हमारे पास फाइब्रो एडिनोमास है ना, ये इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे वो कह देता है कि मूवेबल ब्रेस्ट ट्यूमर है तो ये हमारे पास पेट डायग्नोसिस है कि ये फाइब्रो एडिनोमा है और ये रबरी ग्रे वाइट नोड्यूल्स वगैरह बनाता है। इसके अलावा ये मल्टीपल होता है और बायलैटरल होता है और ये सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा प्रोलिफरेटिव चेंजेस विदाउट एटीपिया होती हैं। ये हमारे पास इसका MCQ पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेटिव चेंजेस विदाउट एटीपिया होती हैं और ये स्मॉल टू वेरी लार्ज इन साइज हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास फाइलार्स ट्यूमर है, जो हमारे पास सेकंड इंट्रालोब्यूलर स्टोमल ट्यूमर की क्लासिफिकेशन है। एक ये लीफ लाइक प्रेजेंटेशन होती है इसकी। इसके अलावा इसका जो डिफरेंस है फ्रॉम ये हमारे पास है ना फाइब्रो एडिनोमा, तो इसका जो डिफरेंस है फाइब्रो एडिनोमा से वो ये है कि हाई सेलुलरिटी होती है, हाई माइटोटिक रेट होता है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म होता है। इसके अलावा स्टोमल ओवरग्रोथ हो जाती है, इनफिल्ट्रेटिव बॉर्डर्स होते हैं इसमें।